नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन की हम लोगों को क्यों आवश्यकता होती है, इसकी हमारे शरीर में क्या बेनिफिट मिलता है, यह चीज हम लोग आज जानेंगे। और किसके माध्यम से यह होता है श्वसन, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, रेस्पिरेशन, हम लोग जो भी भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद उसको पाचन तंत्र के माध्यम से, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ टू एनस, यह जो एक सिस्टम होता है मुंह से लेकर के और एनस तक का जो सिस्टम होता है, जो अंग आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। लेकिन यह पाचन तंत्र क्या करता है, भोजन को पचा करके, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल एवं अवशोषित भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करता है। और परिवर्तित करके हमारे जो यह स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, छोटी आंत होती है, उसमें पाए जाने वाले विल्ली द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। जो पार्ट होता है विल्ली, तो यह अवशोषित करके उसको रक्त में मिलाता है और फिर रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि यह रेस्पिरेशन उसको क्या करता है। तो यह जो रेस्पिरेशन है, यह क्या करता है कि श्वसन के माध्यम से हम लोग जो O2 इंटेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो लेते हैं, तो यह ऑक्सीजन उसको कंबसन करके, उसको उसका ब्रेक डाउन करके, उसको तोड़ करके, उससे हम लोगों को एनर्जी दिलवाता है। क्या करता है, एनर्जी देता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि यदि किसी चीज को जलाया जाएगा तो जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जलता है तो उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा कौन कौन सा मिलता है, तो इससे हम लोगों को दो तरह का ऊर्जा मिलता है। एक मिलता है हीट, दूसरा मिलता है लाइट। किसी भी चीज को यदि आप जलाइएगा तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है, हीट मिलता है और लाइट मिलता है। और यह जलता किसके उपस्थिति में है, तो O2 के उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। लेकिन हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, भोजन जो खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि यह O2 जो हम लोग इंटेक करते हैं, तो यह O2 हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको पचाने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, विघटन करने का, और उसको विखंडित करके उससे हम लोगों को ऊर्जा देता है। तो जैसे हम लोग के शरीर में जो मॉलिक्यूल्स होता है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को C6H12 और O6, इसको यह ब्रेकडाउन करता है O2, और ब्रेकडाउन करके इसको तोड़ करके इससे हम लोगों को H2O, CO2 एवं एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। क्या करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। यह जो एनर्जी है, यह ATP के रूप में प्रोड्यूस होता है। किसके रूप में प्रोड्यूस होता है, ATP के रूप में। तो इसलिए हम लोगों के शरीर में रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है। और ऐसे भी हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं, यानी कि सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इसके बाद जो है यह डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सारी चीजों को, ये जो भी सिस्टम है, ये सभी मिलकर के हमारे शरीर में लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट कराने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ अब हम लोग जानेंगे कि यह रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, कहते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स in the presence of PRESENCE, presence or absence of O2, यानी कि ऑक्सीजन।
टू प्रोड्यूस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O and energy. In the form of, ये जो एनर्जी होता है इसको यह ATP के रूप में रिलीज करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो यह जो आपके पास डिफिनेशन है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस CO2, H2O एंड एनर्जी इज नोन एज रेस्पायरेशन। यह क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। आप लोग इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आप लोग इस रेस्पायरेशन के बारे में लिख चुके होंगे। अब देखिए कि जब यह रेस्पायरेशन के बारे में दिया हुआ है तो इसमें रेस्पायरेशन होता किस चीज का है, बात वह भी आ गया कि इसमें रेस्पायरेशन होता किस चीज का है। तो यह जहां यहाँ जो O2 है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, इसके द्वारा तो किसी चीज का डाइजेशन हो रहा है, यानी कि डाइजेस्टेड जो फूड है इसको क्या कर रहा है, या ब्रेक डाउन कर रहा है, तोड़ रहा है, विघटन कर रहा है, और विघटन करके इससे हम लोगों को ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें यह ऑक्सीजन जो आप देख रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी गैस। क्या कहते हैं, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो आपका CO2 है, यानी कि ऑक्सीजन इनटेक अंदर आता है और ब्रेकडाउन करता है डाइजेस्टेड फूड का, जबकि यह CO2 क्या है, यह इसके फलस्वरूप बाहर रिलीज होता है। यानी कि रेस्पिरेशन में सबसे महत्वपूर्ण गैस जो भूमिका अदा कर रही है तो वह गैस है O2 और CO2, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी गैसेज। ठीक, इस चीज को सीख गए। अब इस रेस्पिरेटरी गैस के बाद आप यह देखिए कि इसमें ब्रेकडाउन किसका हो रहा है, यानी कि विघटन कौन हो रहा है, तो यह डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो पचा हुआ भोजन जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचा था, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा था, तो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यह डाइजेस्टेड फूड को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो लिख देते हैं रेस्पिरेटरी SUBSTANC सब्सटेंस। तो अब आप लोग समझ गए कि यह रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस विच इज ब्रेक डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसको हम लिख ही देते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। द सब्सटेंस बाय the substance which is break down through respiration। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह जो सब्सटेंस है इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। और यह जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है, वह किस रूप में रहता है, तो वह हमारे शरीर में सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स जो होता है वह ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, GLUCOSE, ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6। इसीलिए हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होगा हम लोग क्या कहेंगे, उसको ग्लूकोज को कहेंगे। किसे कहेंगे हम लोग, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ग्लूकोज को कहेंगे। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, कीजिए। अब इसमें आप एक चीज और देखिए, अभी हमने क्या कहा कि इन द रेस्पिरेशन, क्या बताया इसके बारे में कि द मैकेनिज्म
द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ CO2। लेकिन देखिए कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, जैसे कि प्लांट को लिया जाए तो वह CO2 को इंटेक करते हैं और CO2 की उपस्थिति में वह ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं, यानी कि भोजन प्रिपेयर्ड करते हैं। तो आपका यह CO2 जो है, CO2 यह भी किस चीज में मदद करता है आपको, रेस्पिरेशन में। और साथ ही साथ जब प्लांट में रेस्पिरेशन होता है तो यह क्या करता है कि O2 को रिलीज करता है। ठीक, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। देखिए यह जो रेस्पिरेशन है इसके टाइप्स को देखते हैं, TYPS, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन के प्रकार। तो ये इस रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं, यानी कि दो प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, और उस रेस्पिरेशन का नाम है एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है वायवीय, वायवीय श्वसन, जबकि दूसरा है अवायवीय श्वसन। इसे हम लोग एक वर्ड में, सॉरी बहुत ही कम शब्दों में हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, और वह यह है कि यदि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब पूछा जाएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एंटी प्रेजेंस ऑफ O2, और इसमें यदि पूछा जाएगा तो यह होता है एब्सेंट ऑफ O2। कहने का मतलब यह एरोबिक रेस्पिरेशन O2 के उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि यह एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है यह O2 के अनुपस्थिति में होता है। जिस तरह से यदि हम लोग किसी लकड़ी को जलाएंगे तो यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी जलता है, और एक होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी जलता है। तो जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है, यानी कि इस इन्वायरमेंट में यदि उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वह लकड़ी पूरी तरह से कंप्लीटली उसका कंबशन होता है, पूरा तरह से जल जाता है, और जल करके उससे राख मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो लाइट और हीट के रूप में मिलता है, यानी कि उष्मा और प्रकाश के रूप में उससे ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। लेकिन जब O2 के अनुपस्थिति में जलाया जाएगा, O2 के अनुपस्थिति का मतलब है कि लकड़ी को इस तरह से जलाया जाता है कि उसमें आग लगा करके उसको बढ़िया से ढक दिया जाएगा, या तो उसको ढक दिए और उसके बाद उसमें आग लगा दिए, उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जाने के लिए दिए। तो इस स्थिति में भी वह लकड़ी जलेगा, लेकिन जल के क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जल के कोयला बन जाएगा। और कोयला बनने के साथ साथ उससे जो हीट मिलना था, अत्यधिक मात्रा में हीट भी नहीं मिलेगा और उससे लाइट भी नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि यह जो एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये तो ग्लूकोज का हो रहा है, यहाँ तो कोई लकड़ी नहीं है। तो जब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज जब O2 की उपस्थिति में ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफिनेशन देख लेते हैं, लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा, द respiration which occurs in the absence of, sorry,
ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। क्या कहलाता है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे यह C6H12O6 है, यदि इसका ब्रेकडाउन होगा O2 की उपस्थिति में तो इससे क्या सब बनेगा? तो इससे बनेगा CO2 H2O एवं एनर्जी ENERGY। और यह जो एनर्जी है यह एटीपी के फॉर्म में होगा, जिसमें कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। और लगभग जो है 686 यानी कि 680 कैलोरी ऊर्जा इससे मुक्त होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके साथ ही साथ इस एरोबिक रेस्पिरेशन का हो गया। इसके अलावे इसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन यह सभी टूट के मिल जाता है, शरीर में ही इसका उपयोग हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए यह जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, तो इसका यदि परिभाषा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं द रेस्पिरेशन which occurs in the absence of ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होगा उस रेस्पिरेशन को हम सभी कह सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन इज नॉन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप हम लोगों को प्रोसेस यही होता है, लेकिन इसमें हम लोगों को केवल 4 एटीपी ही मिलता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा मिलता है, बहुत ही कम मात्रा में एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन को जो आप देख रहे हैं उसमें से भी 2 एनर्जी आपका घट जाता है, 2 एटीपी आपका घट जाता है, और यह 2 एटीपी इस प्रोसेस में ही खर्च हो जाता है। और जब प्रोसेस में खर्च हो जाता है तो बचा कितना? तो केवल और केवल 2 एटीपी बचा, जो कि आपके लिए एनर्जी जो है यह बहुत ही कम मात्रा में हुआ। और जब कम मात्रा में होता है यह एनर्जी, तो अब और क्या होता है? इसके साथ ही साथ इसमें इथाइल अल्कोहल CHOL इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, या लैक्टिक एसिड LACTIC लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यह लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जब यह फॉर्म होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप, तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या होता है कि मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशी में जो दर्द उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम लोग काफी अनकंफर्ट फील करते हैं। अब एक चीज आप ये भी देखिए, इस चीज को भी समझिए कि यदि हम लोग लगातार चलते रहते हैं या बिना आराम किए हुए कोई वर्क को हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम लोग का शरीर क्या होता है? दर्द करता है। उसमें मसल्स पेन यानी कि मांसपेशी में दर्द होने लगता है, ऐंठन आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका यही एक कारण है कि यदि हमारे शरीर में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है,
तो इस स्थिति में हमारा जो शरीर है उसमें अधिक से अधिक दर्द उत्पन्न होता है, और फिर यदि हम लोग आराम करते हैं या उस जगह को यदि दबा दिया जाता है तो दबाने के बाद हम लोग का जो शरीर है वह धीरे धीरे फिर रिफॉर्म हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। एक उदाहरण आपको हम इस तरह से देके समझाते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बराबर चल रहा है बिना रुके, जिसको चलने का आदत नहीं है, जो कभी 2 किलोमीटर नहीं जाता है, वह 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर यदि चला किसी मजबूरी में, परेशानी में, या कोई उसका वर्क हो, तो इस कंडीशन में वह जो स्पीड में वह जो चल जो रहा है, तो चलने के क्रम में उसका जो ऑक्सीजन है जो जा रहा है, लेकिन जाते जाते एक समय ऐसा आता है कि वो जितना उसको चलना था उस हिसाब से तो वो चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जब उसको पर्याप्त मात्रा में, यानी कि शरीर के जिस सेल को जरूरत है वहां तक जब नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने के फलस्वरूप वहां पर एक तो ऊर्जा कम मिला, धीरे धीरे वह थक गया, और साथ ही साथ उसमें लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो गया। अब वह फॉर्मेशन हो गया उस मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है, तो वह दर्द का कारण बनेगा। फिर जब वह आराम करने बैठा तो एक तो वह ऑक्सीजन ले ही रहा है, लेकिन वहां जो परेशानी हो रही है उसी को यदि दबा दिया जाता है, पैर को और हाथ को यदि दबा दिया जाता है, तो वह जो लैक्टिक एसिड है वह मतलब वह मिल जाता है। अब मिलने के बाद क्या होता है, वहां कुछ दर्द आराम हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग समझ गए कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है। तो आगे हम कभी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपका इसी टॉपिक का, यानी कि रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है, तो रेस्पिरेशन में जो मदद करने वाले डिफरेंट अंग है, ऑर्गन है, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उन सभी अंग को मिलाने पे क्या बनेगा, एक सिस्टम बनेगा, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। तो इसके अंतर्गत आता है, ये सबसे मेन जो है वह होता है लंग्स, माने फेफड़ा, यहाँ जो मौजूद होता है इस लंग्स, उसके बाद नॉस्ट्रिल, ये जो नाक है, फिर ये सांस जो जिस माध्यम से जा रहा है, तो उन सभी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।